नमस्कार, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स पे। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। मुंबई स्टूडियो से डिम्पी कालरा भी मौजूद है और इस शो में हम आपके सवालों को लेंगे। अगर आपके कुछ सवाल है तो सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है, पहले वो आपको बता देते हैं। आप हमें हमारे फोन लाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, उसके जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मार्केट का एक चेक ले लेते हैं। और आज अप्रैल सीरीज की शुरुआत भी हो चुकी है। अच्छे ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार में हम देख रहे हैं कि लगातार दूसरे दिन भी तेजी बनी हुई है। डिम्पी, आज का ट्रेड सेटअप कैसा दिखाई दे रहा है? मार्केट के अंदर भले ही अभी अप्रैल पहला दिन ना आया हो, लेकिन अप्रैल सीरीज के बेहतर होने के संकेत हमको 1 डे बिफोर या फिर कहेंगे 2 डे बिफोर देखने को मिल गए थे। आज भी आप देखिए 17,200 पे हम खुले ऊपर जाके, और ये बड़ी वजह इसलिए आपको 17,200 की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ क्योंकि 17,200 से आप कई बार फिसले हैं। और दूसरी बात, आप अभी अप्रैल मंथ नहीं आया, अप्रैल सीरीज शुरू हुई है, उससे पहले मार्केट ने थोड़ी शॉर्ट कवरिंग और ताज़ा खरीदारी दिखी है। ये दूसरे पॉइंट है। दूसरा, बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रांगली ऊपर आया और बैंक निफ्टी का रोल ओवर भी काफ़ी अच्छा वगैरह है। तो इसका मतलब यह है कि जिस समय चर्निंग हो रही है, काउंटिंग ईयर क्लोज होने के बाद नया काउंटिंग ईयर जो शुरू हो रहा है, ये मार्केट के लिए फर्स्ट साइन अच्छे दे रहा है। पहले शुरुआती सिग्नल जिसे कहते हैं, चाहे वो बाइंग के नंबर्स हो, चाहे वो शेयर्स के पार्टिसिपेशन के नंबर हो, चाहे वो एडवांस डिक्लाइन हो, चाहे वो विक्स का टूटना हो, चाहे वो ग्लोबल मार्केट्स हो, व्हाटएवर, जैसे जहाँ जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ से आपको संकेत पहले के मुकाबले, यानी कि फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग के मुकाबले आपको थोड़े ज़्यादा बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक अच्छा साइन है जो मार्केट के अंदर आज प्रिवेल करता हुआ दिख रहा है, यानी कि आता हुआ दिख रहा है। अब मेरे साथ दो मेहमान हैं, उनसे हम सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करेंगे। पहले मेरे साथ हैं मंदार, और उनसे हम जरा ये पता करेंगे कि इस समय क्या करना चाहिए। टेक्निकली देखते हैं मार्केट को, बैंक निफ्टी बहुत अच्छे से क्लोजली वॉच करते हैं। मेरे साथ एक फंडा एनालिस्ट भी हैं, विवेक कारवा, वृद्धि इन्वेस्टमेंट से, उनसे भी हम जरा समझेंगे कि क्या करना चाहिए। विवेक की खूबसूरती यह है कि वो कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी के बिजनेस और आने वाले दिनों में जो कंपनी को नहीं पता होता, इनको पता होता है कि उसका फ्यूचर कैसे रह सकता है। तो ये बात उनसे हम थोड़ा समझेंगे शेयर्स के बारे में। तो टेक और फंडा का कॉम्बो आपको यहाँ मिल रहा है। आपके मन में जो भी सवाल हो, आपने ले रखा हो, लेना चाहते हो, अच्छा लेना चाहते हो तो ज़्यादा बेहतर है। उसको आप पता करेंगे ना, डॉक्टर की ओपीडी जैसा होता है। नहीं तो अगर आप ले रखा, फंस जाते हैं, उसके बाद आते हैं तो डॉक्टर फिर सर्जरी करते हैं। तो इसलिए दोनों मेहमानों के लिए अच्छी चीज़ ये है कि लेने से पहले जरा पता कर लो कि क्या करना है। पूजा ने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि कैसे आप कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमने वो तरीका ऊपर आपके लिए पट्टी पे भी लिख दिया है, तो आप थ्रू आउट द कार्यक्रम आप चाहें तो वहाँ से नंबर, सोशल मीडिया के हैंडल्स, वो भी आप चेक कर सकते हैं। सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल ही मैं ले लेता हूँ, और इस बीच वो सवाल है कृष्णा का। ये जयपुर से हमारे साथ से जुड़े हैं। कृष्णा जी नमस्कार, आवाज़ आ रही है आपको सर? ओ ठीक है, इनसे बात नहीं हो पाएगी। इनका सवाल हमको व्हाट्सअप से भी मिला हुआ है, इसलिए डिटेल थोड़ी बहुत है मेरे पास, तो मैं ज़रा पता कर लेता हूँ। 10 शेयर है इनके पास फ्लोरोकेमिकल्स के, 3200 का रेट है। आज का नुकसान मिला के, मतलब अभी तक की जो बढ़त है सब मिला मिलू के, तो करीब 1800 के आसपास है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ सोच बूझ के इन्होंने लिया होगा, नहीं तो सीधा सीधा कोई शेयर रिलायंस लेता है, सन फार्मा लेता है। अगर फ्लोरोकेमिकल लिया है, गुजरात फ्लोरो, तो इसका मतलब या तो इनके पास कोई खबर थी, या तो इनको किसी ने बताया, या तो इन्होंने खुद से पढ़ा होगा। ये अलग थलग वाला शेयर है, रिसर्च बेस्ड ही शेयर होगा इनके पास। 1800 रुपये का भी नुकसान चल रहा है। मंदार, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ। पहले तो बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। एक बार आप जरा टेक्निकली इसको चेक करेंगे, क्योंकि जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से नुकसान ज़्यादा नहीं है। अगर चलने वाला तो फिर होल्ड करते हैं। डिम्पी जी गुड मॉर्निंग। देखिए मुझे लगता है कि ये स्टॉक, ये पोजीशन जो है इनकी, ये होल्ड कर सकते हैं। नुकसान हो रहा है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन फिलहाल ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन में है। और रेंज अगर देखते हैं तो 2800 से 3300 की रेंज बनी हुई है, 500 रुपए की रेंज है। फिलहाल इस रेंज के करीबन बीच में ये ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एग्जिट ना करें। अगर होल्ड कर सकते हैं, यानी अगर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का व्यू है तो पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। इसमें जो स्टॉप लॉस होगा 2780 का होगा। 2780 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कीजिए, और अगले 3 से 6 महीने में जब भी ये स्टॉक ऊपर में फिर से 3200 3300 के आसपास आ जाता है, तो वहां पे रिव्यू कर सकते हैं कि ब्रेकआउट देगा नहीं देगा, ऊपर के टारगेट्स बनेंगे नहीं बनेंगे, ये सारी चीजें डिस्कस करके फिर आगे का डिसीजन ले सकते हैं। फिलहाल होल्ड कीजिए, 2780 का स्टॉप लॉस होगा। फिलहाल
होल्ड करने की राय आपको दी जा रही है, स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए इस शेयर में। अगला दर्शक को शामिल कर लेते हैं और पुणे से हमारे साथ ये जुड़े हैं अजीत। अजीत जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? क्या सवाल है आपका? जी पूछिए। अब मेरे पास नाम जी इंडिया आपकी आवाज एकदम क्लियर आ रही है, पूछिए। मेरे पास नाम इंडिया NAMINDIA इंडिया के 100 शेयर्स है और मैंने 441.80 से खरीदे हुए हैं। ओके ठीक है, ये कब लिया था आपने अजीत जी? ये 2 साल हो रहे मैडम। ठीक है, ये नाम इंडिया का शेयर है, निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट। एक बार करेक्ट करवा लेते हैं। तो ये स्टॉक है इनके पास और इस नाम इंडिया का जो शेयर है निप्पॉन इंडिया, ये 206 के पास कारोबार कर रहा है। तो ये दूसरा स्टॉक लगाओ, इसको हम करेक्ट करवा लेते हैं। बट यहाँ पर भी इनको नुकसान हो रहा है इस स्टॉक में। और 2 साल पहले राइट 2020 में इनकी खरीद है और उसके आसपास ये लेवल आया था। बीच में इनको फायदा जरूर हल्का दिखा होगा काफी, बट इनके लेवल तक आया था, लेकिन उसके बाद वापस से इस स्टॉक में गिरावट ही आ रही है और लगभग इनकी जो खरीदारी है ये इंडिया निप्पॉन नहीं है, ये निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट है। इसके चार्ट्स आप एक बार दिखा दीजिए स्क्रीन पर। चलिए रवि, आपसे समझना चाहेंगे, नुकसान तो इनको काफी हो चुका है, इनकी खरीद भाव से लगभग आधा आ चुका है ये शेयर। अभी क्या करें निप्पॉन लाइफ में, बने रहें या फिर स्विच कर ले? कोई और स्टॉक आप इनको सजेस्ट करेंगे? रवि, माफ कीजिएगा विवेक, आपसे सवाल होगा। ओके पहले तो मानसी और डिम्पी, आप दोनों को गुड मॉर्निंग। और आपके थ्रू मतलब आपके थ्रू मैं सभी दर्शकों को आने वाली वित्तीय साल की बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि बहुत बहुत प्रॉफिटेबल हो। अब आते हैं नाम इंडिया पे। देखिए, ये पहले म्यूचुअल फंड कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। इसका नाम हुआ करता था रिलायंस म्यूचुअल फंड और अनिल अंबानी के ग्रुप की कंपनी थी वो। और जब वो लोग फाइनेंशियल दिक्कतों से गुजर रहे थे तब इन्होंने स्टेक बेच दिया था निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट। वो पहले भी स्टेक होल्डर थे रिलायंस म्यूचुअल फंड में। अब निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट के टेक ओवर करने के बाद जो हमने मतलब हिस्ट्री में यूनाइटेड स्पिरिट्स में देखा था या फिर फोर्टिस हेल्थ केयर में देखा था, एक क्लेंसिंग प्रोसेस जारी है, वो आज भी जारी है। तो काफी आज ये सब क्लीनिंग एक्टिविटी हो चुकी है कंपनी में। और जब इसका आईपीओ आया था, करीबन एग्जैक्ट रेट याद नहीं है, लेकिन ये 31 टाइम सब्सक्राइब हुआ था और आज के दिन आपको आईपीओ के नीचे अवेलेबल है ये। तो स्टॉक फंडामेंटली आज के दिन अच्छा है। वैल्यूएशन गिर गए काफी, 460 450 चल रहा करता था जो आज 206 में चल रहा है। इस गिरावट के बाद आज फेयर वैल्यूएशन में चल रहा है। और जो एसेट मैनेजमेंट स्पेस में हो रहा है भारत में, ये बहुत यहाँ से और मल्टीपल टाइम्स आगे चल के बढ़ेगा। तो आपको लिए हुए 2 साल हो गए, मेरी ये सलाह रहेगी कि आप इसको फ्रेश बाई कीजिए, एवरेज कीजिए इसको। और मेरे कैलकुलेशन के अनुसार आपको हो सकता है 18 महीने से लेके 2 साल वापस और वेट करना पड़े, लेकिन आपको ये प्रॉफिट देके ही जाएगा। जापानीज कंपनी है, मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, तो आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही देगा। आपने हाई प्राइसेस में खरीदा, वो एक गलती थी, लेकिन यहाँ पे आप एवरेज कर सकते हो उसको। ठीक है, एवरेज कर सकते हो आप। तो यहाँ पे आपको हरी झंडी मिली है, आप रखिए भी, आप एवरेज भी कीजिए। आपको बेचना है, उसका जवाब है नहीं है। हाँ, वो एक अलग फैसला हो सकता है कि आपको निकलना है, ये शेयर से बेच के आपको बाहर चले जाना है, वो एक अलग बात है। ना तो शेयर खराब है, ना ही आपकी रणनीति को लेकर अभी कोई डाउट है। आप चाहें तो एवरेज भी कर सकते हैं। तो ये हो गया निप्पॉन लाइफ को लेकर आपका सवाल। अब मेरे साथ हरकेश जुड़ रहे हैं हरियाणा से। हरकेश जी नमस्ते, आप हरियाणा में किस जगह से हैं जी? नमस्कार सर, मैं यमुनानगर से बोल रहा हूँ। यमुनानगर से बोल रहे हैं, नमस्कार जी, बताइए सर। मेरे पास चंबल फर्टिलाइजर के 965 शेयर हैं 284 के भाव से। दो रेट क्या बता रहे हो? 283 का? 284 284। अच्छा, 284 का रेट है और 965 है ना जी शेयर? 965। 18,000 का मोटा मोटी घाटा है अभी तो फिलहाल। वैसे देखा जाए ना, ये शेयर चला तो ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कुछ दिनों में अच्छी रिकवरी भी आई है। बट हाँ, उससे पहले जो फॉल था वो काफ़ी सीवियर था, काफ़ी दिनों तक लगातार चलता रहा।
शायद मेरे को लग रहा है आप उसी में ट्रैप हुए हैं, लेकिन फिर भी 250 लगाने के बाद आज ये रेट आपको जो दिख रहा है 266 का, ये 16 रुपये ये बड़ा है 29 मार्च से अब तक, यानी कि 2 दिन के अंदर 15-16 रुपये की तेज़ी आई है। ठीक है, पता करता हूँ सर। मंदार सर एक बार जरा आप इसको चेक करना आप। अच्छा, इसमें ना 2 चीज़ आप चेक करना सर, इसका ना जरा डेली चार्ट भी चेक करना। ऑलरेडी वैसे तो ये डाउन चैनल में है, लेकिन इसका ना एक मेगा सपोर्ट एरिया था 266 का, 265-266 का। एक बार ब्रेक करने के बाद ना सर डैमेज कंट्रोल एक ही 24 घंटे के अंदर हो गया इनका। तो आप जरा ये बताइए, इनको ज़्यादा डरने घबराने की बात तो नहीं है? डिम्पी जी आपने सही कहा, ये जो करंट लेवल से यहाँ पे स्टॉक में सपोर्ट बनता है 250-260 का जो लेवल है, यहाँ से मल्टीपल टाइम्स ये स्टॉक बाउंस बैक कर चुका है। और कैसा होता है कि कोई लेवल इंपॉर्टेंट है या नहीं, ये कैसे जान सकते हैं? तो पास्ट में अगर जाते हैं और देखते हैं कि प्राइस ने किस तरीके से रिएक्ट किया है रेजिस्टेंस के तौर पे, सपोर्ट के तौर पे इन द पास्ट, तो उस पे से हमें उस लेवल का इंपॉर्टेंस समझ में आ जाता है। तो जब इस स्टॉक को मैं देखता हूँ तो ये जो लेवल है 250-260 का, इस स्टॉक ने 2020 और 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में ये लेवल ने रेजिस्टेंस के तौर पे काम किया, और जब ब्रेकआउट हुआ तब वहां से 500 रुपए तक ये स्टॉक चला, तो यानी ये लेवल से डबल हुआ। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। जब गिरा 2022 में, तब ये लेवल ने सपोर्ट के तौर पे काम किया और मल्टीपल टाइम्स किया हुआ है। तो करंटली वहीं पे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल तो पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। इसमें जो स्टॉप लॉस होगा वो 240 का होगा, 240 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कीजिए। ओवरऑल अगर देखते हैं पिछले जून महीने से ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन में है। बायस निगेटिव है, नो डाउट अबाउट इट। सपोर्ट के तौर पे सपोर्ट के आसपास ये ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन सपोर्ट ब्रेक नहीं कर रहा है, तो वो पॉजिटिव है। तो 245 के स्टॉप लॉस से फिलहाल होल्ड करना है। मुझे लगता है कि 3 से 6 महीने का अगर व्यू रखते हैं तो ऊपर के इनको भाव मिल जाएंगे, प्रॉफिट में ये बाहर निकल सकते हैं। 300-320 के आसपास इनको प्राइस मिल सकती है 3 to 6 मंथ्स के व्यू से। तो फिलहाल तो होल्ड कीजिए। आप एक बार होल्ड कर सकते हैं सर, ये लेवल बड़ा ही क्रिटिकल है। अभी क्या ना हाँ बोल सकते हैं ना बोलने वाली स्थिति है, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से ये लेवल्स को ब्रेक नहीं करेगा और चल जाएगा। मैं इसमें ना एक पॉइंट और जोड़ना चाहता हूँ। एक्चुअली में इस समय इसका सीज़न है, अगर आप देखेंगे तो फसलें कटेंगी और इस समय टिपिकली वापस से फर्टिलाइज़र वगैरह का इस्तेमाल होता है। फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल और भी अच्छे से और गंभीरता से हो सकता है अगर मानसून बहुत ज़्यादा ख़राब या बहुत ज़्यादा ठीक आ जाए। अभी तो अर्ली स्टेजेस हैं, पता नहीं, बट फिर भी ये सब इनका सीजनल प्ले है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। चुनावी साल है तो थोड़ा और भी फ़ायदा मिलता है गांव देहात में, तो चंबल फर्टिलाइजर थोड़ा उससे भी कनेक्टेड रहेगा। आगे बढ़ते हैं, संदीप है हमारे साथ पंजाब से अपना सवाल पूछने के लिए। संदीप जी नमस्ते। आप पंजाब में किस जगह से हैं जी? नमस्कार सर। नमस्ते जी सर, पहले तो आप इंक्वायरी बहुत अच्छी तरह सॉल्व करते हैं, मजा आता है सर आपकी एंकरिंग देख। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत सर शुक्रिया। मेरे 2 इंक्वायरी है सर। एक तो है इंडिया सीमेंट 800 शेयर है 200 रुपए में, और 200 शेयर है जुबलेंट फूड के 487 पे। एक तो आपका इंडिया सीमेंट है, दूसरे शेयर का मेरे को नाम बताओ एक बार फिर से। जुबलेंट फूड सर 487 पे 200 शेयर है। शेयर का नाम बताना। जुबलेंट फूड। जुबलेंट फूड, ठीक है, जुबलेंट है। और ये किस रेट का है सर? रेट बताओ सर जुबलेंट का। 487 सर। 487, ठीक है, मैं जल्दी से पता कर लेता हूँ। विवेक सर जरा आप इसको जरा चेक कीजिए। एक तो इंडिया सीमेंट, क्योंकि आपके एरिया से ही है, चेन्नई से, आपसे बेहतर कौन बता सकता है इंडिया सीमेंट के बारे में। तो ये 200 रुपये का भाव है सर। अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं एक सीमेंट कंपनी ज़रूर रखता, बट मेरी भी एक कन्फ्यूजन इन्हीं की जैसी है कि इंडिया सीमेंट रखूं या फिर जिसके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा होती है अंबुजा सीमेंट उसको रखूं, अल्ट्राटेक को रखूं, या फिर नॉर्थ ईस्ट जिसमें सबसे ज़्यादा काम हो रहा है स्टार सीमेंट उसको रख लूँ। ये मेरा भी क्वेश्चन है, आप समझिए, मैं भी आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। दूसरी बात, एक ना जुबलेंट फूडवर्क के बारे में ज़रा जल्दी से आप और बता दीजिएगा। तो डिम्पी जी देखो, पहले बात ये है कि मैं एक रीजनल प्ले सीमेंट स्टॉक कभी भी अवॉइड करना चाहूंगा, क्योंकि उसकी एक स्ट्रेंथ जो भी है वो एक हद तक ही रहती है और सीमित रहती है। अब अगर इंडिया सीमेंट ले लो, हमारे एरिया की कंपनी है और मैनेजमेंट का फोकस काफी दूसरी चीजों में भी रहता है जनरली। तो 5,600 करोड़ का मार्केट कैप, मतलब एक स्मॉल कैप सीमेंट कंपनी हो गई। खाली इंडिया नाम होने से पूरा इंडिया का नहीं होता है ये।
और जो वैल्यूएशन है आज के दिन भी देखिए, जो प्रॉफिट ये लोग दिखा रहे हैं लगातार, लास्ट आई थिंक क्वार्टर 25% इस कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी डाउन था। और जो डेट लेवल्स है कंपनी में, वो शायद डेट टू इक्विटी मेरे 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 अगर राइट है तो करीबन 8 या 9 टाइम्स के आजू बाजू रहेगी, जो बहुत ज्यादा दिखती है। तो मैं ऐसी कंपनी अवॉइड करना चाहूंगा। और अगर आपको सही में अच्छा प्ले करना है तो अंबुजा सीमेंट देखिए, आज के दिन जो वैल्यूएशन चल रहा है वो एक्चुअली अंडर वैल्यूड है। अभी अडानी सागा के कारण वो एक प्रेशर में अभी चल रहा है, लेकिन ये आपको एक मौका दे रहा है कि आप इसको कन्वर्ट कर लो, और जैसे ही ये सागा सेटल होगा, अडानी का इश्यू सेटल होगा, मेरे हिसाब से अंबुजा सीमेंट आपको बेटर रैली दिखाएगा इंडिया सीमेंट के मुकाबले। जुबिलेंट फूडवर्क्स टिम्पी जी मैं अवॉइड करना चाहूंगा, क्योंकि QSR स्पेस ठीक है, इंटरेस्टिंग स्पेस है, लेकिन वो देखने में ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और प्रॉफिटेबिलिटी आपको अगर देखो तो कोई कंपनी QSR में इतना अच्छा नहीं दिखा रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन में मार खाते हैं लोग, नेट प्रॉफिट में मार खाते हैं, क्योंकि इनका खर्चा इतना है एक तरीके से, और कॉम्पिटिशन जो भी है वो भी बहुत बहुत हीटेड अप है। तो स्टॉक में काफी करेक्शन आया है, लेकिन 440 के आजू बाजू भी मुझे लगता है कि ये एक कॉस्टली स्पेस है। तो दोनों ही स्टॉक मेरे साइड से अवॉइड रहेंगे, और इंडिया सीमेंट को आप अंबुजा सीमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इंडिया सीमेंट्स की बजाय अंबुजा सीमेंट में आप अपना निवेश स्विच कर लीजिए, और जुबिलेंट फूडवर्क्स में भी आपको राय दे दी गई है, फिलहाल अवॉइड करिए उस स्टॉक को। अब आगे बढ़ेंगे, और हमारे पास अगला सवाल आया है इंस्टाग्राम पर। अमित जी ने सवाल भेजा, और इनका सवाल है ICICI प्रूडेंशियल। 120 शेयर्स है इनके पास, और इनकी जो खरीदारी का लेवल है ये 444 पर इन्होंने ये स्टॉक लिया हुआ है ICICI प्रूडेंशियल का, और इस वक्त हल्का नुकसान हो रहा है, 437 के आसपास कारोबार कर रहा है आज। इनफैक्ट स्टॉक 2.5% ऊपर भी, और हम देख रहे हैं कि इंश्योरेंस स्टॉक्स में हाल फिलहाल में अच्छी तेजी भी देखने को मिली है। यहाँ पर भी शानदार तेजी दिखी थी, अगर आप पिछले 1 महीने का चार्ट देखें तो, और उसी में इन्होंने खरीदारी भी कर ली, तो थोड़ा ऊपरी स्तर पर इन्होंने एंट्री लेने की कोशिश की है इस स्टॉक में। बट मंदार क्या सजेस्ट करेंगे? ICICI प्रूडेंशियल हाल फिलहाल की ही खरीद लग रही है इनकी, अभी इनको कोई स्टॉप लॉस सुझाएंगे, और चार्ट्स पे क्या और तेजी दिखाई दे रही है आपको? पूजा जी देखिए, करंट लेवल्स पे तो इस स्टॉक में सपोर्ट बनता है। फिलहाल 2 महीने से तो स्टॉक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है, 380 से लेके 440 इस तरीके का इस स्टॉक में रेंज बना हुआ है। एक बार ये 440 445 के लेवल्स ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है तो मुझे लगता है कि इसमें एक 10 to 20% का अपसाइड इस स्टॉक में बन सकता है। 500 to 540 इस तरीके के ऊपर के टारगेट्स बन सकते हैं। तो फिलहाल तो राय रहेगी कि पोजीशन होल्ड कीजिए, रेंज में ट्रेड कर रहा है, 370 का स्टॉप लॉस इसमें बनाए रखिए। 440 445 का लेवल एक बार ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाता है तब आप 480 500 ये लेवल्स के आसपास प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपको दे दी गई ICICI प्रूडेंशियल पर। आगे बढ़ेंगे, और चंडीगढ़ से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, हमारे साथ राजकुमार जी जुड़े हैं फोन लाइन पर। नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मैम मुझे ये पूछना है कि जी के मेरे पास शेयर है जो छोटा जी है 10 रुपए में, जिसका भाव आज चल रहा है 8 रुपए 80 पैसे, और 3000 शेयर है मैम मेरे पास, तो इसको मैं कब तक होल्ड कर सकता हूँ? और दूसरा है IIFL सिक्योरिटी, उसके भी मैम 60 रुपीज के शेयर है मेरे पास। ओके, 60 शेयर हैं IIFL सिक्योरिटी के, 60 रुपीज के मतलब रेट में है 1000 शेयर। यही पूछना है मैम। ठीक है, पहला वाला सवाल आपका थोड़ा सुनने में दिक्कत हुई है कि कौन सा स्टॉक था आपके पास। एक बार IIFL सिक्योरिटीज पर राय दिलवा देते हैं। ये इन्होंने 60 रुपए पर इन्होंने एंट्री ली थी इस स्टॉक में। क्या सजेस्ट करेंगे? माफ कीजिएगा, ICICI सिक्योरिटीज में इन्होंने एंट्री ली थी। थोड़ा आवाज सुनने में दिक्कत आ रही है, तकनीकी दिक्कत है, तो वापस से सवाल समझने की कोशिश करेंगे। जो हमें समझ में आया वो ICICI सिक्योरिटीज इन्होंने लिया हुआ है, 60 शेयर्स इन्होंने लिए हुए। लेवल से एक बार फिर से चेक करेंगे हम। बट विवेक क्या सजेस्ट करेंगे इनको? ICICI सिक्योरिटीज पर पहले राय दीजिए। मानसी, मुझे लगता है कि उन्होंने IIFL बोला था, लेकिन जो भी है ICICI और IIFL दोनों स्टॉक पे मेरा अवॉइड का सलाह रहेगा। देखिए, जो बाजार में हो रहा है आज के दिन, जितना इन लोगों को एक कैपिटलाइज करना था फुल मार्केट का 2020 और 21 में ये लोग कर चुके थे, और उसके बाद में स्टॉक प्राइसेस आपको दिखा रहा है कि एक स्टेडी डिक्लाइन
हो रहा है न्यू क्लाइंट एक्विजिशन में। तो ये लॉन्गर टर्म के लिए अच्छी बात नहीं है, और यहाँ से जो होगा वो एक नॉर्मल और स्टडी ग्रोथ ही इनको देखने को मिलेगी। तो जो मतलब हम लोग बात कर रहे थे ना, अचानक इतने करोड़ डीमैट खुल गए वगैरह, तो अब वो डीमैट क्लोजिंग के सिचुएशन में भी काफी चल रहा है। तो स्टॉक में प्रेशर रहेगा दोनों में, और रैली यहाँ से एक हद तक आपको एक सीमित दायरे में ही रहेगी। आईएफएल और आईसीआईसीआई दोनों सिमिलर एक रेंज में फंसे हुए हैं, तो मेरी तो अवॉइड की ही सलाह रहेगी यहाँ पे। और इसके मुकाबले अगर आप कोई एनबीएफसी या बैंक को अगर लेते हो तो आपका पॉसिबिलिटी ऑफ इनकम बेटर रहेगा कभी भी। तो ये ब्रोकर स्टॉक्स आपको अवॉइड करने का ही सलाह रहेगा। ओके, ठीक है। तो फिलहाल ब्रोकरेज से जुड़े जो भी स्टॉक्स हैं वो अवॉइड करिए। विवेक, आपने सही कहा, आईएफएल सिक्योरिटीज पर था इनका सवाल, और वहां पर नुकसान भी हो रहा है। नुकसान और ज्यादा बढ़ सकता है, तो निकल जाना ही इस वक्त स्टॉक से समझदारी होगी। और राजकुमार जी, आपसे रिक्वेस्ट होगी, अगर इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी रह गई हैं जो कि हम जवाब नहीं दे पाए उसका, अगर तो आप अपने सवाल वापस से हमें व्हाट्सएप कर दीजिए या फिर मेल कर दीजिए। कोशिश होगी हमारी उन सवालों को वापस से शामिल करने की। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल ले लेते हैं। ये रवि हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन के जरिए। रवि जी नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। नमस्ते जी सर, मेरे 2 शेयर है सर, टाटा पावर और ट्रेडेंट जी। टाटा पावर 400 शेयर है सर, 280 में लिया। ओके। और ट्रेडेंट 1000 शेयर है। और टोरेंट पावर पे सवाल है आपका? ट्रेडेंट 48 रुपीज में लिया। टोरेंट पावर आपने बताया, ठीक है। चलिए राय दिलवा देते हैं। पहले तो टाटा पावर पर सवाल ले लेते हैं। ये 400 शेयर्स इन्होंने 280 के भाव पर लिया था। पावर स्टॉक्स जो टूटे थे, हमने देखा कि काफ़ी सारे निवेशक इसमें फंस गए थे और उनको नुकसान हो रहा है। इनकी भी खरीदारी थोड़ी ऊपरी लेवल पर है। हालांकि आज स्टॉक रिकवर ज़रूर कर रहा है, करीब 3% ऊपर है। यहाँ पर राय ले लेते हैं। मंदार, टाटा पावर ये स्टॉक कैसा लग रहा है, बने रहने की राय देंगे? पूजा जी देखिए, हमने जो जिस तरीके का एक रैली स्टॉक में देखा 2020 से लेके 2021 यानी 1.5 साल में, स्टॉक 30 रुपए से ये ऊपर में 300 280 290 रुपए तक ऊपर चला। अब क्या हुआ है कि ये जो इस तरीके का मूव है जिसमें 10 टाइम्स रिटर्न जनरेट हुआ, ये बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर चुका है। यानी ऊपर की लेवल्स पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं कि जो, यानी 200 के ऊपर के लेवल्स पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं कि जो इन्वेस्टेड हैं। और अब क्या हो रहा है कि प्राइस नीचे आ रहा है और इसलिए इस स्टॉक में अब पैनिक बन सकता है, क्वाइट पॉसिबली। तो करंट लेवल्स जो है 190 के, यहाँ पे स्टॉक में सपोर्ट बनता है। तो मैं कहूँगा कि ये लेवल्स को क्लोजली ट्रैक करें। अगर ये 190 के लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है, इसके ऊपर अगर होल्ड कर पाता है तो पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं नीचे की तरफ तो मुझे लगता है कि स्टॉक में पैनिक आ सकता है और स्टॉक और नीचे गिर सकता है। तो इसलिए 180 या 175 इस तरीके का स्टॉप लॉस इस स्टॉक में बनना रहना चाहिए, और 190 का लेवल ये वॉच करना है। तो 190 के ऊपर होल्ड है, 190 के नीचे 180 का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो एग्जिट कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल। टोरेंट पावर पर भी राय दीजिए मंदार, आप ही सजेस्ट करिए। यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है? टाटा पावर के सामने ये स्टॉक बेटर लग रहा है या फिर अवॉइड करें? मंदार, आपसे रिक्वेस्ट होगी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। पूजा जी, मैं कह रहा था कि इस स्टॉक में भी एक अच्छी खासी अपमूव हमने देखी है, और जो पिछले 1.5 साल है इसमें ये स्टॉक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। 420 440 इस तरीके का सपोर्ट बना हुआ है और ऊपर में 580 600 इस तरीके का रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब जिस तरीके का एक अपसाइड स्टॉक में पहले बना था, तो मुझे लगता है कि ये जो कंसोलिडेशन है कम से कम 3 साल चलेगा। 1.5 साल तो ऑलरेडी हो चुका है, तो और 1.5 साल शायद यही लेवल्स में ये स्टॉक ट्रेड करेगा, इस तरीके का व्यू है। तो ये लेवल्स वॉच कीजिए। अगर या और मेरी राय तो रहेगी, अगर ये लेवल्स पे अगर आपको ट्रेड करना है तो सपोर्ट लेवल्स पे बाय करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका एक स्विंग ट्रेड हो जाए। ऊपर चलता है तो निकल जाइए।
अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात है तो मुझे लगता है कि रेंज से बाहर निकलने की राह देखनी चाहिए। जब भी ये ऊपर में 600 620 का लेवल ब्रेक करके ऊपर चलेगा तो तब इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। तो कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन और 1.5 साल चलेगा। ठीक है, तो दोनों ही पावर स्टॉक्स पर आपको राय दे दी गई है। टोरेंट पावर में थोड़ा समय आपको देना पड़ सकता है इस शेयर में। अब आगे बढ़ेंगे। गुजरात से दुर्गा दास जी हमारे साथ जुड़े हैं अपना सवाल लेकर। नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार, मेरे पास रेन इंडस्ट्री के 500 शेयर है 197 पे, तो मुझे एवरेज करना चाहिए अभी? ठीक है, ओके, चलिए आपको राय दिलवा देते हैं। विवेक, आप सजेस्ट करिए। रेन इंडस्ट्रीज 500 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं, इस वजह से जो नुकसान भी है इनको वो 23,000 से ज़्यादा का हो रहा है इस वक्त, और 150 पर स्टॉक आ चुका है। रेन इंडस्ट्रीज ये कंपनी कैसी लग रही है आपको? अभी एवरेज करने की सलाह देंगे, क्योंकि हमने देखा कि स्टॉक ने 200 के ऊपर के लेवल्स भी दिखाए थे और उसके आसपास ही इन्होंने यहाँ पर एंट्री भी ले ली, लेकिन वापस से दोबारा वो लेवल्स अब दिखाई नहीं दे रहे हैं और स्टॉक में एक 200 के आसपास आता है, उसके बाद वापस से टूट जाता है ये शेयर। क्या लग रहा है आपको, रेन इंडस्ट्रीज का फ्यूचर कैसा लग रहा है? मानसी, बहुत खतरनाक हिस्ट्री है इसकी। एक समय पे ये 500 रुपए के ऊपर ट्रेड हुआ करता था और उसके बाद में 50 रुपया गया, उसके बाद में 200 के ऊपर वापस गया, अब 150 के आजू बाजू घूम रहा है। तो ऐसा स्टॉक अगर आप लेते हो तो एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप रिस्क भी ले रहे हो। देखिए, कंपनी ठीक ठाक कर रही है। आई थिंक फ्लाई ऐश का इनका काम है, और जो अगर मेटल सेक्टर यहाँ से अच्छा करता है, कार्बन ब्लैक और फ्लाई ऐश का इनका काम है, और मेटल सेक्टर अच्छा करता है तो ये कंपनी अच्छा करना चाहिए। लेकिन इसमें दिक्कतें ये भी है कि पिछली अगर इसका आप अगर डेट लेवल्स देखो तो ये करीबन 3-3.5 डेट टू इक्विटी रेशियो पे चलता है, और इसके लिए स्टॉक जब जब ऊपर जाता है एक प्रेशर में आ जाता है। तो आपको 150 से हो सकता है कि वापस आपको 190 180 मिल जाए, आपका प्राइस मिल जाए, तब आपको निकल जाना चाहिए। 150 एक फेयर वैल्यू है, यहाँ से बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाता हुआ लग रहा है। अगर कोई मार्केट में पैनिक ना हो तो होल्ड करो, लेकिन आपका प्राइस मिले तो इसमें से निकल जाओ। और बेटर कंपनी जहाँ पे मैनेजमेंट बहुत साउंड और फंडामेंटली स्ट्रांग हो, वैसी कंपनीज आप लीजिए। तो ये ओवरऑल फ्रेश बाइंग के लिए तो अवॉइड रहेगा, लेकिन आपके लिए होल्ड है, आपका बाई प्राइस आए तब तक। ठीक है, आपके भाव के आसपास आएगा, ये थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको, लेकिन उसके आसपास आता है 200 190 के आसपास तो निकल जाने की सलाह है। ज़्यादा गिरावट तो नहीं दिख रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी के लिए भी ये स्टॉक सिलेक्शन सही नहीं है। आप स्विच कर लीजिए कहीं किसी और स्टॉक में। चलिए, अब हमें सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे क्वेरीज आ रही हैं, क्विकली वो सब भी ले लेते हैं। ट्विटर पर प्रदीप पुणे जी का सवाल आया है और इनकी होल्डिंग, इन्होंने नवकार कॉर्पोरेशन खरीदा हुआ है, 200 शेयर्स 61 के भाव पर है। इनकी भी खरीदारी हाल फिलहाल की लग रही है और सर 53 के आसपास कारोबार कर रहा है, लेकिन थोड़ा ऊपरी स्तर पर इन्होंने एंट्री ले ली थी नवकार कॉर्पोरेशन में। मंदार, ये स्टॉक कैसा लग रहा है आपको, बने रहे? पूजा जी, देखिए ये स्टॉक पिछले अगर 6-8 महीने का चार्ट देखते हैं तो स्टॉक एक ऐसा होता है कि स्ट्रेंथ दिखा देता है 1 महीने में और उसके बाद मूव जो है वो फिजल आउट हो जाता है। यानी अगर आप देखो अप्रैल 22 में फर्स्ट टाइम स्टॉक में एक अच्छी खासी अपमूव देखने को मिली थी, लेकिन वो ऊपर सस्टेन नहीं हुई, अगले 2 महीने में नीचे आ गया। फिर से उसके बाद जुलाई के महीने में ऊपर चलने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद से पिछले 6-7 महीने से तो स्टॉक एक कंसोलिडेशन में ही बना हुआ है। तो अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो मुझे लगता है 43 के स्टॉप लॉस, 43-42 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। इस स्टॉक में ऊपर में 80 और 90 के लेवल्स पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, तो 90 का लेवल एक बार ब्रेक हो जाता है तो इसके बाद इस स्टॉक में एक अच्छी खासी अपमूव हमें देखने को मिल सकती है। मल्टी बैगर भी बन सकता है ये स्टॉक। तो फिलहाल जो पोजीशन है वो 42 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। ऊपर में 90 का लेवल ब्रेक होगा तब फिर से रिव्यू करेंगे, ऊपर के टारगेट्स भी डिसाइड करेंगे। ठीक है,
तो ये सलाह है नवकार कॉर्पोरेशन में स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। ऊपर की तरफ आपको 90 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो आप बने रह सकते हैं स्टॉक में, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है फेसबुक पर धर्मेंद्र जी का आया है। इनका सवाल है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर 213 शेयर्स 56 रुपए के लेवल पर इन्होंने लिया हुआ है। हल्का नुकसान इनको हो रहा है, और लेकिन हाल फिलहाल में हम देख रहे थे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में काफी पॉजिटिव कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं, एनालिस्ट की भी पसंद में है, रडार पर है ये स्टॉक मिड कैप स्पेस की अगर बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इन्होंने लिया हुआ है 56 के लेवल्स पर। विवेक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बने रह सकते हैं, या फिर कोई और बैंक आपको पसंद आ रहा है मिड कैप स्पेस से? नहीं, आईडीएफसी बैंक ओवरऑल अच्छा बैंक मानसी। अभी ग्रुप में काफी हलचल चल रही है। इनफैक्ट जो अभी वैद्यनाथन साहब सीईओ है वो एक रिटेल बैंकिंग के किंग के रूप में माने जाते हैं, और काफी मतलब 10 साल से बैंक ने कुछ नहीं किया, लेकिन पिछले 2 साल से इनका फोकस रिटेल बैंकिंग में काफी होकर रखा है, और उसके कारण आईडीएफसी बैंक मुझे तो अच्छा लगता है। अब एक और सलाह मैं इधर ये देना चाहूंगा कि इस ग्रुप की 2 कंपनी से लिस्टेड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है जो प्योर बैंकिंग कारोबार है, और एक और है आईडीएफसी लिमिटेड। अब म्यूचुअल फंड बिजनेस उन्होंने मतलब वो लोग ने सेल कर चुके हैं लोग आईडीएफसी, और आगे चल के आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मर्जर होके ये एक आईडीएफसी बैंक के रूप में सिंगल कंपनी लिस्ट होगी आगे चल के। अब हो सकता है ये प्रोसेस आपको 6 महीने 1 साल लगे आराम से, लेकिन बैंक उसकी तरफ दौड़ रहा है। तो एक ही चीज है, लेकिन आप अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को कन्वर्ट करते हो, ये भी होल्ड कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप अगर कन्वर्ट करके आईडीएफसी ले लेते हो तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको आराम से 20% का आर्बिट्राज आगे चल के मिल सकता है जब भी ये विलय होगा दोनों में। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है जहाँ पे 20% का आर्बिट्राज आज भी अवेलेबल है। तो आप कन्वर्ट कर लो, चाहे अगर बोलते हो नहीं सर मुझे कन्वर्ट नहीं करना है, ऐसे ही रखने के लिए मैं रेडी हूँ, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी आप होल्ड कर सकते हो। दोनों ही अच्छे स्टॉक है आज के दिन। ठीक है, तो आईडीएफसी भी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर भी आप नजर रख सकते हैं, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अच्छा सिलेक्शन है, इसे भी आप होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का मार्केट गपशप। डिम्पी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिम्पी, ओवर टू यू। आप हमारी खास पेशकश देख रहे हैं मार्केट गपशप, और ये भले मार्केट गपशप है लेकिन एक ऐसे मुद्दों पर होती है बातचीत जो मेरे आपसे सभी से कनेक्टेड होती है, और इसको हम बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में आपके सामने रखते हैं। और आप इस समय मेरे पीछे देख पा रहे हैं एक गाड़ी, सृष्टि के पीछे भी एक गाड़ी है, तो ये हम बैठने वाले नहीं है, ये गाड़ी चलेगी भी नहीं, बड़े एक सिंबॉलिक चीज़ है जो हम आपके सामने रखने जाते हैं। आप इसी से समझ गए होंगे कि आज हम ऑटो सेक्टर को लेकर बातचीत करने वाले हैं। लेकिन ऑटो की अगर बातचीत हो रही है ना, तो ऊपर एक चीज़ और भी लिखा हुआ है, स्पीड ब्रेकर, जिससे आप रोज़ जूझते होंगे। अगर आप चल रहे हैं गाड़ियों से तो आपको लगता होगा काश ये स्पीड ब्रेकर सड़क पे नहीं होते तो हम कितनी स्पीड से गाड़ी चलाते हैं। कुछ ऐसा ही सेक्टर के साथ भी हो रहा है, जैसे ही वो चलने की कोशिश करता है कुछ ना कुछ स्पीड ब्रेकर ज़रूर आ जाते हैं। हमने एक काम किया, हमने 5 बड़े स्पीड ब्रेकर्स को जीपीएस लगा के उसको आइडेंटिफाई कर लिया, और वो आपके सामने हम रखेंगे, पाँचों के पाँचों स्पीड ब्रेकर। लेकिन उससे पहले मैं 2 बात ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा। भारत इस समय की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है विश्व भर में, और आप यकीन नहीं मानेंगे, महज इत्तेफाक भी हो सकता है ये कि ऑटो सेक्टर भी 5th ही बड़ा सेक्टर है पूरे वर्ल्ड में इंडिया का। 2025 में हम 3rd लार्जेस्ट सेक्टर हो जाएंगे या इंडस्ट्री हो जाएंगे वर्ल्ड की, और 5 ट्रिलियन इकॉनमी की तरफ बढ़ने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, 7% ऑफ द जीडीपी ऑटो सेक्टर से कनेक्टेड है। सबसे ज़्यादा जॉब, सबसे ज़्यादा कंफर्ट इसी सेक्टर से आता है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। स्पीड ब्रेकर पहले आपको दिखाता हूँ मैं। ठीक है, तो इस आपने स्पीड ब्रेकर सारे देख लिए। सृष्टि मेरे साथ है। सृष्टि न केवल मार्केट्स कवर करती हैं बल्कि ऑटो की भी अच्छी जानकार है, तो इसलिए इनका इंटेलिजेंस, इनका फ़ायदा उठाने के लिए आज हमने इनको अपने साथ जोड़ लिया है। सृष्टि, जो अभी गाड़ी चल रही थी स्पीड ब्रेकर जिस पे बार बार थे, गाड़ी कौन सी थी? क्रेटा थी क्या?
ऐसा कुछ लग रही थी आपको? एक बार वापस से दिखाना, आप स्पीड ब्रेकर वापस से दिखाओ, एक बार दिखाओ वापस से। अब आप देख बना रहे, ये एक क्वेश्चन ही हो जाएगा आज का। जरा दिखाइए एक बार वापस से गाड़ी दिखाओ। ये गाड़ी कौन सी थी? डिम्पी, बड़ा मुश्किल सा सवाल आपने इस शो के स्टार्ट में रख दिया है, क्योंकि एग्जैक्टली कौन सी गाड़ी है ये ठीक तरह से समझ नहीं आ पाया। थोड़ा गैस दूं, ये स्कोडा या हिंडई में से कोई एक हो सकती है। इनमें से एक हो सकती है, क्योंकि एग्जैक्टली कौन सा मॉडल है ये थोड़ा सा जानना मुश्किल है। ये ना एक काम करते हैं, कार्यक्रम के एंड में ये सरप्राइज आपके लिए रख देते हैं। अगर आपका पहले से आपको पता है तो एक बार आप हमको व्हाट्सएप के जरिए, हमारे सोशल हैंडल्स लगातार हम आपको दिखाते रहते हैं, आपको पता भी होगा, आप हमको जरा कमेंट करके भी बता दीजिएगा ये गाड़ी कौन सी है। तो कार्यक्रम के शुरुआत में ही क्वेश्चन मिल गया जिसका जवाब हम लास्ट में आपके सामने रखने वाले हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात सृष्टि, इस समय ऑटो सेक्टर में चल क्या रहा है? मतलब ये बहुत अच्छे दौर में है, ठीक ठीक दौर में है, या बहुत खराब दौर में है? डिम्पी, ठीक ठीक दौर कहेंगे। देखिए, डिमांड तो ज़्यादा है ही। हाँ। आप किसी से भी बात करिए, और ख़ास तौर से अगर मैं ऑटो एनालिस्ट हूँ तो कई सारी कॉल्स आती है कि वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा आगे पुश करा दीजिए। तो ये सारी दिक्कतें तो हैं ही। बट हाल फिलहाल जहाँ पे हम देख रहे हैं कि मांग थोड़ी सी धीमी होती हुई ज़रूर नज़र आई है। अच्छा। कई सारी बुकिंग्स लोग करते थे, इस बार जो गुड़ी पड़वा आया वहाँ पे भी इतनी अच्छी मांग नहीं देखने को मिली, और थोड़ी सी अब जो फुटफॉल है ना वो कंज्यूमर्स की कम हो रही है। बट हालांकि इतनी लंबी वेटिंग पीरियड जो है वो तब से बरकरार है, तो ठीक ठीक स्थिति में कहेंगे अगर हम कार्स की बात करें तो। अच्छा, और एक चीज़ और बताओ, ये जो वेटिंग पीरियड वाला कंसेप्ट है मेरे को समझ में नहीं आया। लोग कहते हैं कि हमारे 1 साल की वेटिंग है, 2 साल की वेटिंग है। उनको ऐसा लगता नहीं कि 1 साल में तो और अच्छे मॉडल्स आ जाएंगे? हो सकता है जिसका वो वेट कर रहे हो उससे अच्छे मॉडल्स और आ जाए मार्केट के अंदर। ये क्या होता है जुनून की, उसी गाड़ी के पीछे 1 साल रुक जाते हैं? गाड़ी की जरूरत होगी ना उनको, तभी तो बुक कर रहे हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल डिम्पी, और इंडिया में अगर हम गाड़ी देखें ना तो बहुत ही इमोशनल कॉन्सेप्ट हो जाता है। क्योंकि अब जैसे किसी को थार लेनी है, हाँ। या कोई एक पर्टिकुलर मॉडल जाता है तो वो उसके लिए जी जहाँ से 1 साल भी वेट करने के लिए रहता है। और अभी हाल फिलहाल जैसे कि हमारा पहला स्पीड ब्रेकर दिखा रहा था कि चिप की शॉर्टेज, हाँ। ये चिप की शॉर्टेज के चलते आप 1 साल तो छोड़िए, 2-2 साल तक वेटिंग पीरियड्स गई हैं गाड़ियों की। बट अब धीरे धीरे करके वो एक प्रॉब्लम थी वो कम हो रही है, तो लोग वेट जरूर कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अब उनका इंतजार कम होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। अच्छा, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, शौक बड़ी चीज़ है, ये आपने ऐड में भी देखा होगा। लेकिन ये बात मैं थोड़ा अपने रिलीजन की वजह से भी कह सकता हूँ। टिपिकली कई लोगों के अपने अपने शौक होते हैं। जैसे मेरे को गाड़ियों का बहुत शौक है, तो कौन सी गाड़ियों गाड़ी आपके रेडार अभी तो मैं तो डस्टर चलाता हूँ अभी, तो मेरे को तो बहुत पसंद है वो गाड़ी, है ना। लेकिन मेरे को शौक है जैसे फॉर्च्यूनर या इस तरह की SUVs को लेकर चलना। और एक और भी बड़ी चीज़ आपको बताता हूँ, दिल्ली में क्या होता है ना, खासकर दिल्ली का मैं बता रहा हूँ, वहाँ तो एक स्टेटस सिंबल जैसा है गाड़ी। जी, अगर आपके पास SUV है और अच्छी सी SUV है, और अगर आपके पीछे कुछ नाम वाम भी ऐसे खतरनाक टाइप लिख रखे हैं, तो फिर आपकी अलग पहचान है। और आप अगर गली मोहल्ले में जाएंगे ना तो आपको उसी गाड़ी से ही पहचाना जाता है। अच्छा, वो फॉर्च्यूनर वाले भैया आ गए जिनकी गाड़ी के पीछे ये लिखा हुआ है, कोई ऐसी पहचान है? बिल्कुल आप बिल्कुल मानोगे नहीं, ऐसी पहचान है। अच्छा, अब ये चिप की बात बोल रहे थे, ये छोटा सा चिप इतनी बड़ी बुकिंग को कैसे रोक देता है गाड़ी की? एक्चुअली डिम्पी, जो चिप लगता है ना वो अब जैसे अब आप गाड़ियों की बात कर रहे हैं फॉर्च्यूनर, तो अब कोई सिंपल गाड़ी चलाना पसंद नहीं करता है। उसके साथ इंफोटेनमेंट, ADAS, तमाम तरीके की टेक्नोलॉजी आ गई है। तो ये जो चिप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो इन सारी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स को गाड़ी में लाने के लिए होती है, और जिसके चलते अगर एक स्पेसिफाइड चिप की भी कमी हो तो पूरे प्रोडक्शन में उसका असर देखने को मिलता है। अच्छा, वैसे ये एक बात आपने भी नोटिस की होगी, गाड़ी को ना ये कहा जाता है कि आपका चलता फिरता घर है। कई बार तो कई शहर, खासकर मुंबई, दिल्ली ऐसे बड़े कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर तो इतना समय हम घर में नहीं गुजारते जितना समय हम गाड़ी के अंदर गुजार देते हैं। आने जाने में, कहीं आपको ट्रैवलिंग करनी है, बिजनेस मीट करनी है, तो आप 6-6 घंटे गाड़ी चला रहे हैं। 6 घंटे तो आप घर में नहीं रहते होंगे, या रहते होंगे तो सो जाते होंगे। तो एक कंफर्ट का लेवल जो आपको मिलता है ना गाड़ी में मिलता है। और मैंने तो पता है एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट देखा है, लोग मतलब मैंने तो कईयों को देखा है अपना ब्रेकफास्ट ही गाड़ी के अंदर करते हैं। घर से निकले, ब्रेकफास्ट को गाड़ी में रखा, गाड़ी चलाते चलाते आपका ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए।
तो मतलब ये नया ही कंसेप्ट है मार्केट के अंदर कि आप गाड़ी में ही ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, कंफर्ट का लेवल इतना आ गया। लेकिन अगर आप ड्राइवर चला रहे हैं तो वो सेफ है, अगर खुद चलाते चलाते ब्रेकफास्ट करें तो थोड़े सेफ्टी नहीं, मैं ब्रेकफास्ट का भी बताता हूँ क्या होगा। वो ब्रेकफास्ट में आप एक बनाना लेके जाओ, आप उसको धीरे धीरे छीलो, स्टीयरिंग के साथ में बनाना को रख सकते हो अपने साथ ही, अच्छा आप सैंडविच लेके जाओ, मैकडी ले लो, हाँ, या तो आप सैंडविच वगैरह खाओ ऐसा। तो खिचड़ी सब नाश्ते में नहीं आप गाड़ी चलाते समय खा सकते, हाँ बनाना वगैरह ये सब खा सकते हो। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक और बात जो पता करनी है मेरे को, दिल्ली में ना जब भी, मैं दिल्ली का एग्जांपल बार बार इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि दिल्ली हब है। अच्छा एक पॉइंट और भी मैं इसमें पॉइंट कर दूँ कि हम दिल्ली की बार बार इसलिए बात कर रहे हैं, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई, यानी कि कोलकाता और चेन्नई और मुंबई, अगर तीनों की गाड़ियाँ आप जोड़ देंगे ना तो दिल्ली में इससे भी ज़्यादा गाड़ी है। तो आप इसी से हब लगा सकते हैं कि दिल्ली कितना बड़ा मार्केट है गाड़ियों का। और एक छोटा सा फैक्ट और बता दूं जो मेरे को एक एक्सपर्ट ने बताया, करीब देश में 17 ऐसी कंपनियां हैं, देसी और विदेशी कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट मार्केट के अंदर है। ठीक है ना सृष्टि? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। तो यानी कि एक कंपनी अगर मान लीजिए 4 या 5 प्रोडक्ट अपने निकाल देती है, यानी कि मॉडल्स निकाल देती है, तो आप ये मानिए 100 से ज़्यादा मॉडल की गाड़ियाँ आपको सड़क पे दिख जाती होंगी। सृष्टि एक चीज़ मेरे को और पता करनी है, दिल्ली में जब भी थोड़ा पोल्यूशन होता है ना, सबसे पहले ये करते हैं कि ऑड इवन लगा दो, गाड़ियाँ बंद कर दो। ये गाड़ियाँ इतनी पोल्यूशन करती हैं क्या, और पोल्यूशन को लेकर इतनी अवेयरनेस क्यों नहीं है, इतने संजीदापन क्यों नहीं है? पर अब आ रही है डिम्पी जी। अच्छा, अब आ रही है, और आने वाले नहीं, कल से ही एक नियम लागू हो रहे हैं जहाँ पे सरकार जो है पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए अब आपकी गाड़ी में एक डिवाइस लगा देगी। अच्छा, डिवाइस लगा देगी और उसका नाम रखा है रियल ड्राइविंग एमिशन नॉर्म्स। अच्छा, अब पहले क्या होता था, हम जाते थे पीयूसी पे अपना पोल्यूशन कंट्रोल कराते थे और जाते थे। अब ना गाड़ी चलते चलते ही आपको वो पोल्यूशन का इंडिकेशन दे देगी कि कितना पोल्यूशन है आपकी गाड़ी में, और जहां आपकी गाड़ी ने जो पोल्यूशन की मात्रा जो सीमित लिमिट है उससे ज़्यादा कर दी, आपको एक रेड ब्लिंकिंग लाइट दिखने लगेगी और वो आपको इंडिकेट कर देगी कि भैया गाड़ी को सर्विस में देने का समय हो गया है। तो ये नॉर्म के चलते अब जो अवेयरनेस है, अब लोगों को, अब तो जो नई गाड़ियां बनेंगी उनको इस नॉर्म से कंप्लाइंट होना है, ये सरकार ने नियम तय कर दिया है। पर इसका एक बुरा असर कंज्यूमर्स पे भी पड़ रहा है। महंगा है क्या ये जो डिवाइस लगेगा? बिल्कुल महंगा है, और महंगा डीजल की गाड़ियों के लिए ज़्यादा महंगा है, पेट्रोल की गाड़ियों पे कम महंगा है। अब उसमें उस तरह का जो डिवाइस है वो शायद डीजल का जो पोल्यूशन है वो निकालने के लिए शायद उसकी ज़्यादा टेस्टिंग है, और उसके लिए जो डीजल की कार्स का कॉस्ट है या डीजल की जो भी ट्रक्स हैं उनका कॉस्ट है, ये रियल ड्राइविंग एमिशन नॉर्म से कंप्लाइंट होने के लिए वो ज़्यादा है। और इसके लिए हम देखें कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में 5% तक उनके प्राइजेस बढ़ गए। हीरो मोटोकॉर्प ने अनाउंस किया था कि वो 2% प्राइस बढ़ा रहे हैं, वहीं टाटा मोटर्स, मारुति, सबने ही कहीं ना कहीं 15-20 हज़ार तो अपने गाड़ियों के दाम बढ़ा दिए हैं। तो यानी कि पोल्यूशन से लड़ने की तैयारी तो हो रही है, लेकिन अच्छा ये नई और पुरानी दोनों गाड़ियों के लिए, जिसके पास पुरानी गाड़ी हो वो भी लगा सकता है, और नए वालों में लग के आएगा ऐसा? नहीं डिम्पी जी, जो नए वाली गाड़ियां हैं उनमें अब लग के आएगा। तो अब अच्छा, पुरानी वाली क्या करेंगे फिर? वो पोल्यूशन फैलाते रहे? वो तो पोल्यूशन फैलाते रहेंगे, सरकार उसका भी तोड़ निकाल रही है। स्क्रैपेज पॉलिसी में निकाली आप उसको। ये स्क्रैपेज पॉलिसी क्या है? अब जो 10 साल से पुरानी गाड़ियां हैं, अभी हालांकि अब तो दिल्ली में धीरे धीरे करके अब उस पर नई वो आ रही है अवेयरनेस कि पहले सरकारी गाड़ियों पे लगाई है, अब धीरे धीरे करके अब जो 10 साल से पुरानी गाड़ियां हैं उसको आपको स्क्रैप करना पड़ेगा। अब तो चलना ही बंद हो गई और लेते भी नहीं है। हालांकि उसमें भी एक तोड़ निकाल लिया है लोगों ने, एक कोई पोल्यूशन सर्टिफिकेट बना लेते हैं वो कुछ समय का, कि ताकि 5 साल और खिंच जाए, एक्सटेंशन मिल जाए, बट वो हर राज्य में आप नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, इंटरेस्टिंग है। तो यानी कि हर चीज़ का कहीं ना कहीं तोड़ तो जरूर है, लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं, गाड़ियों का जो बाजार है भारत के लिए, ना केवल सिर्फ कार बल्कि ऑटो एंसिलरीज का भी बड़ा मार्केट है इंडिया के अंदर। और आप इसी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, यूरोप की ज़्यादातर गाड़ियाँ आपको इंडियन सड़कों पर मिलेंगी, कोरिया की ज़्यादातर गाड़ियाँ आपको इंडियन सड़कों पर मिलेंगी, जैपनीज़ टेक्नोलॉजी आपको इंडियन सड़कों पर मिलेगी, और हमारा देसी मारुति तो खैर है ही, जिसका पेट्रोल कभी ख़त्म ही नहीं होता, तो वो तो है ही हमारा मारुति। तो अब इनको बताओ सृष्टि, एक और पॉइंट भी है जो मेरे को लग रहा है कि ये सबके लिए चैलेंज है, वो है रॉ मटेरियल के प्राइसेस, जिसको हम कच्चा माल टिपिकली कहते हैं। ये बीच में यूक्रेन वॉर के बाद तो एकदम से शूट अप हो गया था, अभी भी वैसी की वैसी प्रॉब्लम है या फिर थोड़ा रिलीफ हुआ है? और एक आम कंज्यूमर को कैसे पता लगेगा कि अब गाड़ियाँ महंगी बनने जा रही हैं, सस्ती हो गई हैं, वो कैसे गैस करेगा?
डिम्पी जी, तुरंत गेस करना कंज्यूमर्स को ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि होता क्या है, जितनी भी कंपनीज, जैसे अब हम जानते हैं कि जो गाड़ी है वो पूरी स्टील की बनी है, लोहे की बनी है, तो उसके लिए लोहा लगेगा। बट ऐसा नहीं होता कि कंपनीज तुरंत लोहा लाए फैक्ट्री से और उससे गाड़ियां बन रही। इंडिया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करती है। अच्छा। अब जैसे हमने देखा रॉ मटेरियल के प्राइसेस की आप बात कर रहे थे, नवंबर तक उसके दाम पिछले साल हमने कम आते हुए देखे, पर नवंबर और दिसंबर से फिर शूट अप हुए हैं कमोडिटी के प्राइसेस। तो अब जाके हमने देखा है कि साल की शुरुआत से अगर हम ले लें एग्जाम्पल के तौर पे, तो अब तक स्टील के जो प्राइसेस हैं वो 30% बढ़ गए हैं। अच्छा। एल्यूमिनियम के जो प्राइसेस हैं वो 6 से 10% तक बढ़ गए। तो ये सारे दाम बढ़ने की वजह से जो इनके कंपनी के मार्जिन्स होते हैं उसमें दिक्कत आ जाती है, और उसके चलते हम देखते हैं कि कंज्यूमर्स को इससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि कंपनीज भी सोचती हैं कि हम थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लें अपने पास और उसके बाद पास ऑन करें। तो प्राइस हाइक्स तो वो ले ही रहे हैं। अब दूसरी बात ये आ गई कि एमिशन नॉर्म्स आ गए, तो इससे भी गाड़ियों की कीमतें बढ़ गई। तो दोनों ही चीजें हैं कि डिमांड पे भी असर पड़ता है, बट अभी तक तो यही लग रहा है कि उत्साह गाड़ियों के लेके खासतौर से अभी भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, यानी कि उत्साह हाई है बॉस, वो अभी भी बना हुआ है, और चाहे पोल्यूशन हो, चाहे चिप की प्रॉब्लम हो, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल तय है ऑटो के अंदर, वो है बुकिंग, बुकिंग और बुकिंग। अब बेहतरीन बुकिंग आपको अभी भी गाड़ियों पे देखने को मिल रही है, और ज़्यादातर ऑटो कंपनीज को एंजॉय भी कर रही है नए नए मॉडल्स लेके आके। अब मेरे साथ एक मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत करते हैं, और साथ ही उनसे भी उनका जरा व्यू पॉइंट जानते हैं कि वो कैसे सोचते हैं इस सेक्टर के बारे में। विजय चोपड़ा मेरे साथ जुड़ चुके हैं एनरॉक वेंचर्स के, और कोइंसिडेंटली विजय जी के साथ मैं गाड़ी में बैठा भी हुआ हूँ और घूमा भी हुआ हूँ काफ़ी जगह पे। तो विजय जी, आपका जो कितना ट्रैवलिंग होता है, आप जब ट्रैवल करते हो कितना समय आप बाहर निकालते हो और अपनी गाड़ी के अंदर कंफर्टेबल हो, या फिर कुछ चाहते हो थोड़ा बहुत और चेंज हो जाए? डिम्पी, हम सब जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं वो कहीं ना कहीं ट्रैफिक से बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं, और अनफॉर्चुनेटली जो एक आम शहर में जो रास्ता आधे घंटे का होता है, हमारे लिए 2, ढाई, 3 घंटे का कुछ भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारी मजबूरी है कि हम लोग समय बिताते हैं गाड़ी में। अगर आप विदेशों में देखें तो गाड़ी 120, 130 की स्पीड पे चलती है, हमारे यहाँ 20 पे भी चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो हमारा एक चॉइस नहीं है गाड़ी में बैठना, एक मजबूरी है जो कि हम झेलते हैं, और इसको जाहिर बात है कोई एंजॉय नहीं करता। अभी तो चलिए मौसम अभी तक ठंडा था, मगर जैसे जैसे गर्मी आएगी तो समस्याएं होती हैं। कई बार बसें खराब हो जाती हैं, व्हीकल्स खराब हो जाते हैं, उसकी वजह से और दिक्कतें हो जाती हैं। मेंटेनेंस चलता है सड़कों पे। दिल्ली में तो हर तरफ केओस है। अगर आप एयरपोर्ट जाना चाहते हैं तो 1 घंटे का रास्ता आजकल 3-4 घंटे कुछ भी संभावना है उसकी। तो बाय चॉइस नहीं बैठते, मगर हाँ एक मजबूरी है, आपको एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए तो हम गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। मगर मुझे नहीं लगता कि ट्रैफिक में फंस के कोई गाड़ी में बैठना एंजॉय करता है। बात तो ठीक है, गाड़ी भले कितनी अच्छी हो, लेकिन अगर ट्रैफिक में फंसे रहेगी क्या फ़ायदा। मेरे को तो बड़ी हैरानी होती है जब ये कहते हैं कि हम 2000 सीसी का इंजन है, 1500 सीसी का इंजन है। भाई साहब, 1500 सीसी का इंजन है, चलने के लिए है ना, लेकिन चलने के लिए सड़क और रास्ता तो दो आप, तभी तो 2000 सीसी के इंजन को टेस्ट होगा। खैर, नितिन गडकरी जी को भी थैंक यू करना पड़ेगा, उन्होंने बहुत अच्छी सड़कें बना दी। कई बार आपको मौका मिल जाता है उस इंजन को टेस्ट करने का, अगर आप दिल्ली से बाहर थोड़ा कहीं हट के दूर जाना चाहते हैं तो। एक चीज़ मेरे को और पता करनी है आपसे विजय जी, आप ई व्हीकल की तरफ शिफ्ट हो गए क्या? मैं इसलिए वजह इसकी पूछे कि नहीं, अगर आप शिफ्ट होने जा रहे हो और आप में अगर 2 कारण बता सकते हो तो मेरे को थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आपकी और ज़्यादातर लोगों की सोच क्या रहती है ई व्हीकल्स को लेकर। अगर आप शिफ्ट करोगे तो क्यों करोगे, और नहीं करोगे तो क्यों नहीं करोगे? देखिए, मैं आपको सोच बता सकता हूँ। सोच ये है कि आपका जो रनिंग है, जो डेली खर्चा है, वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के रेट्स में कटौती नहीं हो रही है। सीएनजी के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, बहुत लाइनें लगती हैं। तो जो लोगों की सोच है वो ये है कि बिजली घर में ही चार्ज कर सकते हैं या चार्जिंग स्टेशंस पे चार्ज कर सकते हैं, और चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर हो, और उसके एवज में हम लोग 200, 300, 400 किलोमीटर का जो गाड़ी उसका रेंज देती है तो उसमें हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो जो सोच है वो ये है कि उसकी जो खपत है रोज की, जो आपका रोजाना का खर्चा है वो बहुत कम हो जाता है। ये प्राइमरीली सोच है। और अगर मैं शिफ्ट होऊंगा ईवी की तरफ तो वो कारण यही होगा कि आने वाले समय में जब ईवी ही एक ऑप्शन होगा
और बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो फॉसिल फ्यूल वाली गाड़ियों की तरफ अपना रुझान कम कर रही हैं। कुछ कंट्रीज ने तो ये तक कह दिया है कि 2030 तक वो कंप्लीटली फेज आउट कर देंगे। और अभी ईवी में जो लिथियम की बात हो रही है, जिसको माइन करने में बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है और बाकी जो इसमें सामान लगता है जो बैटरी में, वो ज्यादा प्रदूषण क्रिएट करता है रादर देन गाड़ी के। मगर आने वाले समय में जो बात हो रही है, सोडियम सेल्स की बात हो रही है, हाइड्रोजन सेल्स की बात हो रही है, तो इसमें जो प्रदूषण होगा वो बहुत कम होगा लिथियम के बनिस्बत, क्योंकि उसमें माइनिंग की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पे काम कर रहे हैं। मुझे लगता है रिलायंस भी काफी उन्होंने एक्विजिशंस किए हैं जो सोडियम सेल्स पे काम कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है आने वाले 5 सालों में ईवी में टेक्नोलॉजी का बहुत जबरदस्त उठापटक होगा और ये टेक्नोलॉजी स्टेबलाइज हो जाएंगी और ज्यादा मुझे लगता है कि ये सस्ती हो जाएंगी ये वाली टेक्नोलॉजीज, और ईवीज भी सस्ती बिकनी शुरू हो जाएंगी। यही होगा जैसे पहले सोलर में हमने देखा था, जो सोलर सेल्स बहुत महंगे थे, सोलर रूफटॉप भी लगाते थे लोग और सोलर प्लांट्स भी लगाते थे, पहले महंगे थे, मगर धीरे धीरे अब वो बहुत सस्ते होते जा रहे हैं। तो आने वाले समय में ऐसी टेक्नोलॉजीज होंगी जो कि प्राइमरली काफी हद तक जो रेट्स होंगे वो कम हो जाएंगे ईवी कार्स के, इस पे सब्सिडीज आ जाएंगी और वो बहुत कम पोल्यूटिंग होंगे। अगर हम सोडियम की बात कर रहे हैं, सोडियम प्राइमरली अगर आप सोडियम क्लोराइड नमक होता है, दर्शकों के लिए बताना चाहता हूँ, तो सोडियम बहुत इजीली अवेलेबल है, उसके लिए माइनिंग करने की आवश्यकता नहीं होती, उससे प्रदूषण नहीं फैलता। तो आने वाले 4-5 सालों में जब शायद मैं शिफ्ट करूंगा, हो सकता है कि वो सोडियम सेल की गाड़ी हो सकता है और भी बेहतर गाड़ी हो, मगर अभी मुझे लगता है कि जो लिथियम वाली गाड़ियां हैं वो प्रदूषण, उनको बनाने में प्रदूषण ज्यादा हो रहा है और चलने में कम भले से हो, मगर ओवरऑल जो हमारे पर्यावरण को नुकसान वो ज्यादा पहुंचा रही है लिथियम सेल्स। बट आई थिंक मैं जब तक शिफ्ट नहीं हो पाऊंगा जब तक स्टेबल ना हो ये वाली टेक्नोलॉजी और वो नॉन पोल्यूटिंग ना हो, क्योंकि उसका एक्चुअल मीनिंग ईवी का इस्तेमाल करने का तब फायदा होगा जब वो कंप्लीटली अच्छे से नॉन पोल्यूटिंग हो, ना उसमें प्रदूषण निकले, ना उसको बनाने में प्रदूषण लगे। हाँ, लोहे का और एल्यूमिनियम का और उसका इस्तेमाल जरूर होगा, बट आई थिंक जो लिथियम की जो माइनिंग है वो बहुत ही ज्यादा प्रदूषण क्रिएट करने वाला है। ओके विजय जी, क्योंकि आप ईवी और सब्सिडीज़ की बात कर ही रहे हैं, तो ये तो गाड़ियों के लिए हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि मार्केट अभी भी डेवलप होना बाकी है, बट एक जो सेगमेंट है टू व्हीलर सेगमेंट, जहाँ पे हम डिम्पी जी ऑलरेडी कई सारे प्लेयर्स देख रहे हैं, बट उनके लिए एक और भी बात की जा रही है कि अभी तक जितना भी सेल्स का पुश था वो आपको सब्सिडीज़ मिलती थी, इसीलिए लोग वहाँ पर लेना प्रेफर करते थे। बट विजय जी, अब जब सब्सिडीज़ का जो बेनिफिट है वो कम होता हुआ नज़र आएगा सरकार की तरफ से, तो क्या आपको लगता है कि ईवी, टू व्हीलर ईवीज की सेल्स जो है उस पर थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है? और खास तौर से टीवीएस मोटर्स पे आप क्या राय रखते हैं, क्योंकि अगर वैल्यूएशंस को देखें तो एक वो प्रीमियम एंजॉय करती थी अन्य कंपनीज के मुकाबले अभी तक, क्या आने वाले समय में भी वो लीडरशिप और वो प्रीमियम होल्ड कर सकती है टीवीएस मोटर्स? देखिए, ईवी अभी पिछले 4-5 सालों से हम देख रहे हैं, और जो भी पुराने दिग्गज थे, चाहे वो बजाज ऑटो हो, चाहे वो हीरो मोटो हो, चाहे वो टीवीएस हो, सब लोग अपनी ईवीज की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा चाइनीज बहुत ज्यादा जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल है। बहुत सारे लोग सीकेडी मतलब कंप्लीटली नॉकडाउन पार्ट्स मंगा रहे हैं चाइना से और उसके स्कूटर्स बना के बेच रहे हैं। मगर मुझे लगता है, जैसे मैंने पहले कहा, कि ये टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती हो जाएगी कि इस पे सब्सिडी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इजीली जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बेहतर हो जाएगा, जो आज से 2 साल पहले नहीं था। आज 2 साल में हम देख रहे हैं कि हर जगह जगह पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है। मुझे लगता है 2 साल 3 साल बाद और अच्छे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये पूरे विश्व में ऐसा हम देखेंगे कि ईवीज के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, और ये गाड़ियां ज्यादा पावरफुल बनेंगी, ज्यादा दूर तक ले जा सकेंगी, और इनकी जो बैटरीज है वो नॉन पोल्यूटिंग भी होगी। तो मुझे नहीं लगता कि टीवीएस जैसे ब्रांड को कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। टीवीएस अभी भी चार्ट्स पे फिलहाल तो ठीक लग रहा है, और जहां तक आप वैल्यूएशंस की बात करें, टीवीएस की जो वैल्यूएशंस है वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है, जिस तरीके का मार्केट शेयर इसका है, खास करके सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में, जहाँ पे टीवीएस का बहुत अच्छा नाम है। तो मेरा ये मानना है, ये सब्सिडी जो है धीरे धीरे हटा ली जाएगी, क्योंकि बहुत सस्ती हो जाएंगी ये टेक्नोलॉजीज और ये ईवीज, तो सब्सिडी की जरूरत ही नहीं रहेगी। ठीक है, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि सब्सिडी की ज़रूरत ही नहीं होगी। और एक और बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है, अभी आप जो लिथियम वाली बात बोल रहे थे विजय जी, कि लिथियम निकालने में जो एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है ना, वो बाद में आपको गाड़ी चलाने में शायद पूरी भरपाई नहीं हो पाएगी। तो एक्सपेरिमेंट तो हो ही रहा है, उम्मीद करते हैं कि आगे चल के इस टेक्नोलॉजी में भी बहुत फ़र्क आएगा
और भारत शायद इसको लीडरशिप में भी ले जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक चीज़ और सृष्टि, क्योंकि आप ऑटो कवर करते हैं, मेरे को ना एक चीज़ बताइए, आप जब डीलर से मिलते हैं या लोगों का फीडबैक लेते हैं, गाड़ियों का रिव्यू लेते हैं जी, तो उसमें होम लोन की कितनी वेटेज होती है, लोग उसको कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं? मान लीजिए सॉरी, गाड़ियों का जो ऑटो लोन है, हाँ जी, ऑटो लोन मान लीजिए 1.5% या 2% महंगा हो जाए तो अपने फैसले को बदल देते हैं या फिर वो मॉडल से नीचे आ जाते हैं कि थोड़ा सस्ता ले लेते हैं, गाड़ी थोड़ी महंगी है? डिम्पी जी, इसका असर जो पड़ रहा है ना वो अलग अलग सेगमेंट्स पे पड़ रहा है। जो अच्छा। आप ऑटो लोन्स की बात कर रहे हैं वो एंट्री लेवल सेगमेंट पे, अगर हम गाड़ियों की बात करें या फिर बाइक्स पे, एंट्री लेवल की जो है वो काफ़ी, जो कंज्यूमर है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है। यानी अच्छा। अगर लोन महंगा हो गया तो वो अपनी जो परचेज है या खरीद है उसको थोड़ा सा टाल देता है। बट आजकल हम जिस तरीके के शौक देख रहे हैं एसयूवीज के, अगर कोई 20 लाख 22 लाख से ऊपर की गाड़ी लेता है तो वहाँ पे इतना ज़्यादा कंज्यूमर सेंसिटिव नहीं है, वो फिर भी पसंद करता है। पर इसका हम इम्पैक्ट ज़रूर आते हुए देख रहे हैं डिम्पी जी। आप एंट्री लेवल बाइक ले लीजिए या कार ले लीजिए, दोनों पे ही असर आ रहा है। और साथ ही साथ अब आने वाले टाइम में कमर्शियल व्हीकल कंपनीज भी कह रही हैं कि हमें धीरे धीरे ये फाइनेंसिंग कॉस्ट का असर देखने को मिल रहा है। ओह अच्छा, इंपॉर्टेंट है। चोपड़ा जी, एक बार आप जरा इस पे कुछ बात रखेंगे अपनी? क्या ये जो इंटरेस्ट रेट लगता भी है कि शायद आगे चल के या तो यही रहेगा या तो थोड़ा और महंगा हो सकता है ऑटो वाला, तो फ़र्क कितना पड़ता है इस पे? एंट्री लेवल पे पड़ेगा फ़र्क, ये बात समझ में आ गई मेरे को, लेकिन प्रीमियम पे फ़र्क आएगा क्या? मैं एक बात आपको ऐड करना चाहता हूँ कि जो ईवीज हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, वो 1920 से 1925 के दशक में बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती थी। ये मैं भी दर्शकों के लिए बोलना चाहता हूँ। और अमेरिका में बहुत ज्यादा चलन में थी ईवीज। उसके बाद जो ये फॉसिल फ्यूल्स थे वो क्योंकि बैटरीज इतनी एफिशिएंट नहीं थी, इसलिए उसको साइडलाइन कर दिया गया। मगर जो ये लौट के आया है चलन लगभग 100 साल बाद, मुझे लगता है कि जो बैटरीज है उनको एफिशिएंट होना पड़ेगा। एक चार्ज में अगर वो 500, 700, 800 किलोमीटर जाना शुरू कर दे तो मुझे लगता है बहुत एफिशिएंट हो जाएगा। दूसरी चीज, आपने अभी लोन्स की बात करी। मुझे लगता है कि बहुत सारी लोग लोन्स पे गाड़ियां लेते हैं। कई बार कंपनियां अपने बुक्स पे लोन्स पे गाड़ियां लेती है क्योंकि उसका डेप्रिसिएशन बेनिफिट उनको मिलता है। बैलेंस शीट के परस्पेक्टिव से प्रॉफिटेबिलिटी में एडजस्टमेंट हो जाता है, टैक्स आपका आउटगो कम हो जाता है। तो जो बड़ी गाड़ियां ली जाती हैं, जो कॉर्पोरेट्स खरीदते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा एरिया है, तो मुझे लगता है कि वो हमेशा उस पर लोन का बेनिफिट लेते हैं। तो लोन्स का एक बहुत बड़ा रोल है। जब तक इंटरेस्ट रेट्स हाई रहते हैं तो इस सेक्टर को प्राइमरीली इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर कहा जाता है, माना जाता है। तो जहां पर भी जब लोन रेट्स हायर होते हैं तो जाहिर बात है उसका इम्पैक्ट आता है। हम देख भी रहे हैं कि थोड़ा सा जो कार सेल्स है वो धीमी पड़ी है और इन्वेंट्रीज बढ़ी हैं। तो लोन का निश्चित रूप से फर्क पड़ता है, चाहे वो रिटेल हो चाहे वो कॉर्पोरेट हो। लोग अपने जो डिसीजंस हैं उसको मुलतवी कर लेते हैं। और एक जो ऊबर सेगमेंट है जो कि मसराटी या कुछ मर्सिडीज या BMW टाइप गाड़ियां चलाते हैं, तो उनमें तो वैसे भी मुझे लगता है कि बहुत सारा एक सेगमेंट है जो अपने पैसे पे ही लेता है, उनको लोन की आवश्यकता नहीं है। बट कॉर्पोरेट सेगमेंट खास करके लोन लेता है और उसका डेप्रिसिएशन बेनिफिट लेता है। ठीक है, पहले पुरानी कहावत है कि अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी चल रही है तो आप ऑटो को चेक कर लो। अगर आपकी गाड़ियाँ ज़्यादा बिक रही है तो इसका मतलब आपका देश ठीक ठाक रास्ते पे चल रहा है। अगर आपकी गाड़ियाँ कम बिक रही हैं तो आपका देश थोड़ा ठीक ठाक रास्ते में चल रहा है। ये पुरानी कहावत है जो कि बिजनेस जगत में ऑटो का एक बैरोमीटर, एक तरह का मीटर लगा के चेक किया जाता रहा। हमने ना शुरुआत में आपके सामने एक गाड़ी का स्पीड ब्रेकर वाली गाड़ी बैक टू बैक दिखाई थी और सृष्टि ने वो गाड़ी ढूंढ ली है। वो गाड़ी कौन सी है सृष्टि? वो गाड़ी कौन सी है जो स्पीड ब्रेकर में बार बार आपको दिख रही थी? डिम्पी जी, वो गाड़ी ऑडी की Q3 है। और जैसा कि अभी विजय जी बात कर रहे थे कि जो मसराटी और वैसी महंगी गाड़ियों का चलन है, तो हमने भी वही महंगी गाड़ी शोकेस करने का फैसला किया। 45 लाख से तो ये गाड़ी शुरू होती है डिम्पी जी। ठीक है, वैसे देखा जाए तो आज के डेट में 45 लाख रुपए की गाड़ी भी बहुत महंगी नहीं है। मेरे पीछे गाड़ी, जो सृष्टि के पीछे गाड़ी देख रहे हैं, ये तो 10 लाख के अंडर में आने वाली गाड़ियां हैं। ठीक है, लेकिन 45 लाख की भी गाड़ियां सेल्स को देख के नहीं लगता। BMW कह रहा है 19 मॉडल हम और लॉन्च करने वाले हैं इंडिया के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर करने के लिए। और सृष्टि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से इंटेलिजेंस आपने अपनी दिखाई ऑटो की और पता लगा हमको कि एक्चुअली में इस समय की सिचुएशन क्या है। तो अभी तो ये स्पीड ब्रेकर है, लगता है गाड़ी स्पीड ब्रेकर को कर जाएगी पार और चलेगी जूम।